चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिर्फ हमको ये पढ़ना होता है कि जो हमारा प्लांट बायोलॉजी है और जो हमारा एनिमल बायोलॉजी है। ठीक है, बायोलॉजी दो होती है ना, एक प्लांट में और एक एनिमल में। तो जो प्लांट वाली होती है उसको क्या कहते हैं? अच्छा, बोटनी कहते हैं। और जो एनिमल वाली होती है उसको क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि अगर प्लांट में हम कई चीज़ों का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एनिमल में भी करते हैं, तो सबको एक पर्टिकुलर क्या दे दिया जाता है? नाम दे दिया जाता है। अब जैसे हमने कुछ नाम पढ़ते पढ़ते साथ में भी लिखवा दिए थे। अगर हम बैक्टीरिया को, जीवाणु को पढ़ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर हम किसको पढ़ रहे हैं? फंगस को पढ़ रहे हैं, सेल को पढ़ रहे हैं सेल को पढ़ रहे हैं तो क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसको हमने क्या कह दिया? साइटोलॉजी कह दिया। ठीक है, तो प्लांट को पढ़ रहे हैं या फ्लावर्स को हम पढ़ रहे हैं, तो ये कुछ चीजें क्या हो गई? ये बड़ी बड़ी चीजें आ गई जो हमें क्या हो रही है, सारी की सारी दिखाई दे रही है। नॉर्मल लाइफ में हम उनको यूज कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियो मैंने बताया था, कार्डियो इज सिंबल फॉर हार्ट। मसल्स होंगी तो कार्डिक नाम आएगा, स्टडी होगी तो कार्डियो आएगा, ट्रीटमेंट होगा तो कार्डियो आएगा। ठीक है, जो आपका स्टमक होता है, स्टमक की स्टडी के लिए क्या कहेंगे? डाइजेशन, गैस्ट्रोलॉजी होता है। अब जो हमारा मैंने बताया था, हमारा ये पूरा हिस्सा क्या है? एब्डोनम है। अब एक लोअर एब्डोनम होगा और एक अपर एब्डोनम होगा। लोअर एब्डोनम में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? किडनी आती है, यूट्रस आता है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पूरी किडनी वो किस में आ जाती है? लोअर एब्डोनम में आ जाती है। तो अगर हम बात करें लोअर एब्डोनम के यूट्रस में, है ना, तो उस स्टडी को क्या कहते हैं? गायनो, सुना है नाम, है ना? वो उसको फीमेल डॉक्टर भी कहते हैं कॉमन भाषा में, कि ये फीमेल डॉक्टर है। जो फीमेल्स में प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए बात करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? गायनकोलॉजिस्ट। ठीक है, और स्टडी तो क्या हो गई? गायनकोलॉजी। जिसमें आपका पूरा आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं वो क्या हो गया? गायनकोलॉजी हो गया। ठीक है, तो ये जो लॉजी शब्द आ जाता है ना, ये लॉजी शब्द का मतलब ही क्या होता है? लोगस। और लोगस का मतलब ही क्या हुआ? स्टडी। अब इसके साथ आप आगे कुछ भी लगा दीजिए, वो उस पर्टिकुलर किसके लिए? या तो सिस्टम के लिए या फिर आपके किसके लिए? किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए या ऑर्गन के लिए वो रेफरेंस देता है। ठीक है, अब जैसे अब हमने सिस्टम की बात की, अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमारा ह्यूमन है, पूरा का पूरा बॉडी है, अब चाहे वो ह्यूमन का बॉडी हो, चाहे वो एनिमल का बॉडी हो, चाहे वो प्लांट का बॉडी हो, ठीक है, अब हम हमेशा क्या करते हैं? एक होता है क्या? प्रोसेस। ठीक, समझिएगा बात को। एक क्या होता है? प्रोसेस, और दूसरा क्या होता है? सिस्टम। प्रोसेस क्या हुआ? जो काम हो रहा हो, और सिस्टम क्या हुआ? जिसमें हो रहा हो। ठीक है भाई, हमारे पास क्या है? कंप्यूटर सिस्टम है। एक हमारे पास क्या है? कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम का क्या मतलब हुआ? हमारे पास उसमें एक मॉनिटर है, एक हमारे पास कीबोर्ड है, एक माउस है, एक सीपीयू है, ठीक है, और कुछ उसके साथ स्पीकर है। ठीक, और क्या हो गया? वो जुड़ा हुआ है और दो तीन कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है? वाईफाई से जुड़ा है, कैसे? तो वो पूरा क्या हुआ? एक सिस्टम हो गया। अब उस पे जो आप काम कर रहे हो, दैट इज द प्रोसेस, कि वो काम आपने क्या किया। आप कुछ सर्च कर रहे हो या आप कोई फाइल बना रहे हो, आप फॉर्मेट बना रहे हो, तो वो सारा क्या हुआ? उसका प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे हमने लास्ट टॉपिक पे क्या पढ़ा था? सर्कुलेशन, परिसंचरण, यही तो पढ़ा था हमने। अब परिसंचरण को तो हमने कह दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं सर्कुलेशन क्या है? प्रोसेस है कि सिस्टम है? प्रोसेस है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें काम हो रहा है। अगर मैं इसके आगे क्या लिख दूं? सिस्टम लिख दो, सर्कुलेशन सिस्टम। अब उसमें लेशन नहीं लिखूंगी मैं, इंग्लिश में लेशन नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी? सर्क्यूलेटरी।
ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, परिसंचरण तंत्र। अब ये किसकी बात हो रही है? सिस्टम की बात, ठीक है। अब ऐसे ही हम इस पे आ जाते हैं। अभी फिलहाल मैंने केवल प्लांट का और एनिमल का, क्योंकि कुछ चीजें उसमें ऐसी थी जो हम पहले पढ़ते साथ में उनको लिख चुके हैं, ठीक है। अब उनको आपको क्या करना है, या तो आप इसी के साथ उनको ऐड कर लीजिएगा, प्लांट का प्लांट में और एनिमल का एनिमल में, ठीक है। वरना तो इनको ऐसे रहने दीजिए, उनको साथ साथ पढ़ते चलेंगे, याद वो भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आ जाता है, हम बॉटनी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हुआ हमारा किसका? घास। घास तो सभी जानते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी मतलब किसके बारे में बात हो रही है? घास के बारे में बात हो रही है। अब घास का अध्ययन करना भी जरूरी है भाई, पता नहीं कितने तरह की घास है। एक है जो सीधी अपने लीनियर बेस पे हो रही है, एक है कि पूरी की पूरी क्या जाल बना दिया, जैसे दूब घास होती है। आप किसी भी ग्राउंड में इतनी सी लगा दीजिए और भूल जाइए, आप देखेंगे पूरा ग्राउंड भर गया। तो इनका अलग अलग क्या होता है, सबकी अलग अलग अपनी एक कैपेसिटी होती है, सबकी अलग अलग अपनी एक टेंडेंसी होती है, इसीलिए उनको स्टडी में अलग अलग ही रखा जाता है। जैसे नेक्स्ट आता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या आ गए? फूल, ठीक है। सारे फूलों का जो अध्ययन होता है उसको हमने क्या कहा? एंथोलॉजी। डेंड्रोकोनोलॉजी, हमें पता है एक प्लांट है, ठीक है। अब उसकी एक पर्टिकुलर एज होगी, प्लांट की पर्टिकुलर एज होती है, होती है। लेकिन अगर हम बात करें ट्री की, है ना, भाई तीन चीजें होती है ना, एक हर्ब हो गई, एक श्रब्स हो गई, एक प्लांट्स हो गए, और तीसरे क्या हो गए? ट्री हो गए। तो ये प्लांट्स की क्या आ गई? अलग अलग कैटेगरी आ गई। अब हमें जब ये पता, डेंड्रोकोनोलॉजी का मतलब होता है वृक्ष, और वृक्ष मतलब ट्री। और ट्री क्या है? ट्री वो है जिसका तना मोटा है, ठीक है ना, जिसका तना मोटा है, स्ट्रांग है, और वो अपने क्या है, एकदम से स्टेबल है एक जगह पे, ठीक है। तो ये क्या आ गए आपके? ये ट्री होते हैं। अब अगर मैं हर्ब्स की बात करूं तो तना बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, ज्यादा लंबा वो नहीं हो सकता। तो डेंड्रोकोनोलॉजी में हम केवल किसकी बात करते हैं? ट्रीज की बात करते हैं, कि वो कितना ज्यादा एज तक रहे, है ना। अभी कुछ प्लांट ऐसे हैं कि भाई काफी समय पहले उनको हो गए, 4000 साल हो जाते हैं, 5000 साल हो जाते हैं, है ना। फिर उनको अभी रिसेंट क्या कर देते हैं, उनको हम एक कह देते हैं कि इनको सेव करके रखना है। मान लो वो सड़क के बीच में आ रहा है, वो सबसे पहले क्या किया जाएगा? उसका डेंड्रोकोनोलॉजी किया जाएगा, उसकी एज पता की जाएगी। ज्यादा पुराना पेड़ नहीं होगा तो काट देते हैं, लेकिन अगर ज्यादा पुराना पेड़ होता है, हो गए उसको 500 साल हो गए होंगे, 200 साल हो गए होंगे, तो उसको रोक देते हैं कि ये नहीं कटेगा, रास्ता बदलिए, पेड़ नहीं कटेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो अभी उस पर स्टडी करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं कि और ये कितना ज्यादा दिन तक रह सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में मैंने केवल पौधों का वातावरण लिखा है, लेकिन इसमें दोनों आ जाते हैं। इकोलॉजी जो भी आपका एनवायरनमेंट है, उसमें पौधे भी आ गए, पौधे हर तरह के आ गए, आपके वाटर प्लांट भी आ गए, ठीक है। हर तरह का प्लांट जैसा भी प्रेजेंट है, जमीन वाला भी हो, चाहे वो कोई रनर हो, शक्कर हो, कोई भी हो, तो वो सारा का सारा जो हम एक बात करते हैं इकोसिस्टम। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्या? एनवायरनमेंट, ठीक है। और इकोसिस्टम उस पूरे के पूरे सिस्टम जो है वो उसमें काम क्या हो रहा है। एक शेर है वो कैसे सरवाइव कर रहा है, एक चिड़िया कैसे सरवाइव कर रही है, वो सारा का सारा क्या है? वो सिस्टम, ठीक है। इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी में क्या हो गया, सोए तो अच्छे से थे रात को। इवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सब की बॉडी में चेंजेस कैसे आए, है ना, उनकी बॉडी में चेंजेस कैसे आए। लेकिन जैसे बैट है, चमगादड़ जानते हैं सभी,
अगर उसके हाथों की स्ट्रक्चर देखी जाए तो बिल्कुल हाथ हमारे हाथ के जैसे दिखते हैं। ऐसा ही एक लंबा सा होगा, इसी तरह से ये फिंगर्स चेंज हो गई, लेकिन उसकी बॉडी क्या हो गई कि ये वाला जो पोर्शन था वहां पे क्या बन गया, एक पूरा पंख बन गया। ठीक है, छिपकली को आप देखते हैं, है ना, वो दीवार पे छत पे चिपक के उल्टी तरह से चल सकती है। उसी के साथ ही एक कोमोडो ड्रैगन है ना, कोमोडो ड्रैगन नाम सुना होगा, देखिए बड़ी थुलथुल सी होती है और ऐसे मगरमच्छ और वो बड़े मार के चलती है, काफी बड़ी छिपकली है वो, आप ये कह सकते हैं। कोमोडो ड्रैगन इज द लार्जेस्ट छिपकली। ठीक है, अब वो तो नहीं दीवार पे चल सकती या छत पे चल सकती, गिर जाएगी, है ना, तो है तो वो भी छिपकली। तो ये क्या हुआ, ये इवोल्यूशन होता चला जाता है कि भाई आप अलग एक ही कैटेगरी के एनिमल्स में किस तरह से चेंजेस आए, और या फिर उन्होंने किस तरह से अपनी बॉडी को चेंज करके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया, उसे डेवलप किया। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। फ्लोरिकल्चर, एंथोलॉजी में आ गए सारे फ्लावर। ठीक है, एंथोलॉजी में क्या आ गए, सारे फ्लावर आ गए। लेकिन जब हम फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं तो उसमें केवल कौन से फूल आते हैं, सजावटी, यानी कि जो केवल किस में यूज किए जा रहे हैं, सजावट में यूज किए जा रहे हैं। मैंने बताया होगा कि कुछ पेड़ों की पत्तियां ऐसी होती है, उनको सुखा के आप उन्हें कलर वगैरह करके क्या कर सकते हैं, जो टेबल होती है उनमें आराम से लगा के रख सकते हैं, वो फॉर डेकोरेशन काम आती है। ऐसे ही कुछ फूल भी होते हैं, जैसे आपने चीड़ का फूल सुना होगा, आता है ना चीड़ का फूल, चीड़ का नहीं देखा, वो लकड़ी कैसे जैसे रहता है, वो छोटा सा ऐसे उसमें पत्तियां निकली होती हैं, वो वाला। ठीक है, उसके बाद हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या हुआ, उत्तक मतलब टिश्यू। ठीक है, जितने भी आपके टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू कहिए, एनिमल टिश्यू कहिए, उन सब की स्टडी को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। पैलियोबोटनी, कुछ मैंने लिखा है पादप जीवाश्म, यानी कि प्लांट फॉसिल्स जो होते हैं। ठीक, पादप जीवाश्म मतलब प्लांट फॉसिल्स। प्लांट फॉसिल्स क्या होंगे, जब भी हम किसी भी चीज की स्टडी करते हैं, जो चीज पहले थी अब मौजूद नहीं है ना, उसका हमें चाहे कुछ भी पार्ट मिल जाए। ठीक, कोई प्लांट है, रेयर था, पहाड़ों के बीच में दब गया, अब उसने दबते, जब वो दबा होगा तो पहाड़ों पे क्या होता है, पहाड़ के जो पत्थर होते हैं उन पे क्या आ जाता है, उनका निशान आ जाता है ना। जैसे हम एक कहते हैं ना, जैसे एक रस्सी है, आप कुएं से पानी खींचते रहिए, रस्सी क्या कर सकती है, उसमें निशान बना देती है कुएं में। ठीक है, तो वो जो पादप के हमें प्लांट के क्या मिले, फॉसिल्स मिले, छोटे छोटे, कहीं से पत्ती मिल गई, कहीं से रूट मिल गई, फिर हमने उसको स्टडी आउट करके दोबारा प्लांट बनाने की कोशिश की। ठीक, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्लांट फॉसिल्स कहते हैं। और उसकी स्टडी को क्या कह दिया, पेलियो बॉटनी। पिडोलॉजी, मिट्टी से संबंधित जितना स्टडी होगा वो पिडोलॉजी। फार्मेकोलॉजी, फार्मेसी जानते हैं, फार्मेसी मतलब दवाइयाँ, मेडिकल स्टोर, तो ये फार्मेकोलॉजी मतलब जितने भी आपके कैसे प्लांट होंगे, मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट होंगे, जैसे तुलसी का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, है ना, पीपल का पेड़ हो गया, तो ये अलग से प्लांट हो गए। अब इसमें सब आ जाएंगे, फार्मेकोलॉजी में सब आ जाएंगे, हर्ब शब ट्री प्लांट सब आ जाएंगे। ठीक है, पोमोलॉजी, फ्रूट्स का अध्ययन। अब फ्रूट में क्या अध्ययन करेंगे, नहीं एक सेब है, उसमें क्या अध्ययन करना है, नहीं, बायो के अंदर मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बात करते हैं, खाने से वो तो बात करेंगे किसमें, वो तो केमिस्ट्री बता देगी ना, है ना। पोमोलॉजी का मतलब होता है कि आपने फ्रूट में क्या बताया, ये डाइकोटिक प्लांट है, मोनोकोटिक है ना, इसका जो खाने वाला हिस्सा है उसका क्या नाम है, इसकी बाहर की लेयर का क्या नाम है, खाने वाला हिस्सा हमारे लिए जो खाने वाला है वो सीड के लिए क्यों जरूरी है, सीड अंदर क्यों है बाहर क्यों नहीं है,
इससे पहले फ्लावर क्यों बना, फिर ये फ्रूट क्यों बना, ये सारी चीजें पोमोलॉजी। ठीक है, इसका कलर रेड क्यों आया, इसका कलर ग्रीन क्यों आया। पक तो सेब भी, सेब जब कच्चा था तो हरा था, अमरूद जब कच्चा था तब वो हरा था, लेकिन सेब लाल क्यों हुआ, अमरूद पीला क्यों हुआ, है ना। या फिर जो आपकी मटर है वो हरी क्यों रह गई, वो पकने के बाद कलर क्यों नहीं चेंज की। अनार, है ना, वो सारी स्टडी किसमें, पोमोलॉजी। ठीक है, स्पर्मोलॉजी सीड्स का अध्ययन। ठीक, सीड्स। अब सीड्स में क्या अध्ययन करेंगे, ये कैसे बना, है ना, क्या प्रोसेस रहा इसका बनने का। दूसरा, किस प्लांट के लिए जो सीड है वो उसको किस मौसम में हम उसे यूज कर सकते हैं, कितने टाइम में यूज कर सकते हैं, इसका टाइम लाइफ स्पेन क्या है। ठीक, वो सारी चीजें। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग का क्या मतलब हुआ कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जो हरे भरे तो बहुत हो गए लेकिन उन पे फ्रूट जो है वो अच्छा नहीं आया, है ना, तो उसको देखेंगे किस वजह से नहीं आया। एक प्लांट ऐसा था, सेम ही स्पीसीज का था, उस पे फ्रूट तो अच्छा आया था, लेकिन क्या हुआ, लेकिन वो प्लांट हरा भरा बिल्कुल नहीं था। होता है ना ऐसा। अब जब सेम स्पीसीज का है तो उसमें क्या देखेंगे, उन दोनों को हम क्या करवा देते हैं, ब्रीड करवा देते हैं, उनके सीड्स को मिक्स करवा देते हैं, उनके जीन्स को मिक्स कर देते हैं, इसके जीन इसमें डाल दो, इसके इसमें डाल दो, नया सीड बनाओ। अब जब नया सीड बनाएंगे तो वो प्लांट भी क्या होगा, दोनों कैरेक्टर को लेके आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। और उसकी स्टडी को भी क्या कहा जाता है, प्लांट ब्रीडिंग ही कहा जाएगा। ठीक, ऐसे ही फिर आ जाते हैं हम किसमें, एनिमल में। हमने क्या पढ़ा था, परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। ठीक है, ये एनजीओ, एक वर्ड आया था ना एंजियोग्राफी, क्या था, चलिए, एरोबायोलॉजी। एयर का मतलब क्या हुआ, हवा, एयर का मतलब क्या हुआ, हवा। और एरोबायोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जो पक्षी हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो दो तरह के होते हैं ना, एक तो हो गए सारे पक्षी, ऑल उसमें सारे आ गए, सारे पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, अनिर्थोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसमें सारे ऑल ओवर आ गए, और चाहे उड़े चाहे ना उड़े। अब केवल पर्टिकुलर उड़ने वालों की बात करते हैं तो वो एरोबायोलॉजी। ठीक है, एरोबायोलॉजी मतलब जिसमें सारे उड़ने वाले आएंगे। अब इसमें कौन कौन नहीं आएंगे, इसमें ऑस्ट्रिच नहीं आएगा, पेंगुइन नहीं आएगा, मुर्गा नहीं आएगा, और गिद्ध, गिद्ध भी तो नहीं उड़ता, पता है ना, गिद्ध क्या होता है, वल्चर, उड़ता है, वल्चर नहीं पता, नहीं उड़ता। वो क्या करता है, वो अपने लिए ऊंची से ऊंची जगह देखता है, जब उसे फूड ढूंढना होता है तो वो अपने लिए ऊंची से ऊंची जगह देखता है। एक होती है चील, उड़ती है, हाईएस्ट पीक पे उड़ती है, उससे ऊंचा कोई नहीं उड़ सकता, चील और बाज से ऊंचा कोई नहीं उड़ता। ठीक है, उसको उड़ते उड़ते ही सारी चीजें विजिबल होती हैं, उसका आई का जो क्या होता है, देखने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, गिद्ध की उससे भी ज्यादा होती है। वो ऊंची से ऊंची जगह ढूंढता है, उस पर बैठता है और फिर अपने शिकार के पास जाता है। हाँ, झपट अच्छे से लेता है। ठीक है, गिद्ध उड़ता है पर इतना ज्यादा नहीं कि वो काफी ऊंचा उड़ जाए। ठीक, बात बात पे वो उड़ता नहीं है वो। तो उसमें जैसे हमने पेंगुइन और शुतुरमुर्ग की बात की, तो ये क्या हो गए, ना उड़ने वाले पक्षी हैं। ऑस्ट्रिच क्या कर सकता है, सबसे ज्यादा तेज। और ऑस्ट्रिच में एक और खास बात होती है, जो उसका अंडा होता है मजबूत भी होता है, बड़ा भी होता है, लार्जेस्ट सेल जो मानी जाती है ना वो, और किसकी मानी जाती है, ऑस्ट्रिच एग माना जाता है। ठीक है, याद रखना ये बात। बायोमिक्स मतलब जंतुओं का जो क्या है, तंत्रिका तंत्र है। एक होती है न्यूरोलॉजी, ये भी तंत्रिका तंत्र है, ये भी तंत्रिका तंत्र है। बायोमिक्स का क्या मतलब हो गया, एनिमल वाला जो है, ठीक है, एनिमल वाला जो तंत्रिका तंत्र है उसकी स्टडी को हमने क्या कहा है, बायोमिक्स कहा। न्यूरोलॉजी जो ह्यूमंस में, भाई तंत्रिका तंत्र तो हमारे अंदर भी है ना, नर्वस सिस्टम, जिससे हम हर एक चीज को क्या कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और उसके लिए रेस्पॉन्ड कर पाते हैं, है ना। भाई अगर एक सांप है, ठीक, आप सांप की पूंछ पे पैर रख दीजिए,
वो पलट के आपको देखने लगेगा, देखेगा या काट लेगा, है ना। उसको कैसे पता चला, किसकी वजह से, उसके पास भी तो क्या है, नर्वस सिस्टम है, लेकिन उस नर्वस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, बायोमिक्स कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजी कहेंगे। ठीक, और इसके लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर होते हैं, स्टडी करते हैं, उनको क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये नाम इसमें कॉमन मिलेगा, जब तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे ना तो न्यूरोस में मिलेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है इथोलॉजी, जंतुओं का व्यवहार। ठीक, सीधी सी बात है, सारे जो अगर एक कैटेगरी के एनिमल को देखा जाए, जैसे शेर है, तो सारे शेर हमें तो एक जैसे दिखाई देंगे ना, लेकिन वो बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं कि उनका जो ग्रुप का मेंबर है कौन सा है, पहचान लेते हैं ना बहुत आसानी से। ठीक, हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे चींटियां होती हैं, चींटियों की क्या उनका बिहेवियर होता है कि वो हमेशा एक ही लाइन में चलती हैं, फॉलो करती हैं एक दूसरे को। अगर एक भी चींटी क्या हो जाए, इधर उधर हो जाए, तो फिर वो रास्ता भूल जाती है। ऐसा क्यों? मधुमक्खियां पूरा छत्ता बना के रहती हैं, ग्रुप में रहती हैं, फिर उसमें से कुछ निकलेंगी, बाहर उड़ती रहती हैं, उन्हें कहीं पे फूल मिल गए तो उन फूलों के ऊपर वो क्या करती हैं, डांस करती हैं, एक मूवमेंट शो करती हैं। ठीक है, कहीं पे थी वो, हो सकता है किसी दूसरे ग्रुप की मधुमक्खी हो और वो अटैक करना चाहती हो, होता रहता है ना ऐसा काम भी, है ना। तो वो मधुमक्खी क्या करेगी, फिर से डांस करेगी, फिर से रिवॉल्व करेगी अपने आप को अलग अलग डायरेक्शन में। तो उनके साइन होते हैं, एक बार डांस किया, कुछ इस तरह से डांस कर रही है, तो मतलब कुछ खतरा है, इधर आ जाइए, या तो सब लोग आ जाइए या भाग जाइए, खतरा है, मैं भी आ रही हूँ, तुम लोग चलो, कुछ दिक्कत आने वाली है। ठीक है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही है, मतलब खुश है, डांस कर रही है, आ जाओ, खाना मिल गया, नेक्टर मिल गया बहुत ज्यादा, फूल मिल गए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इनके सबके क्या है, सबका अपना अपना व्यवहार है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, बिहेवियर है, ये रहने के तरीके हैं। ठीक, जैसे आपने देखा होगा बिल्ली, कैट, कैट का क्या है, वो अधिकतर लोगों से अलग रहना पसंद करती है और चोरी करना पसंद करती है, कुछ भी चीज मिल जाए बस झपट लो। ठीक है, तो कुछ तो टेंडेंसी इसकी रहती होगी, क्यों, क्योंकि इसको पता है कि तेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि तू कहीं से भी भाग सकती है, हल्की सी भी जगह अगर मिल गई तो वहीं से बस एक बार मुंडी बाहर आ जाए, एक बार बस मुंडी बाहर आ जाए, और उसके बाद तो पूरा शरीर तो मैं अपने आप निकाल ही लूंगी, है ना। खिड़कियां भी अगर उसमें इतना भी स्पेस होगा ना, तो पूरी की पूरी बिल्ली बाहर निकल जाती है। तो ये सब क्या है, ये उनके बिहेवियर है, ये उनके टेंडेंसी है। तो उस सारी के सारे उसकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं। डिफरेंस रखिएगा, इथोलॉजी और इकोलॉजी। ठीक है, इको मतलब एनवायरमेंट, इथो मतलब एनिमल। एंजाइमोलॉजी, एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में काफी तरह के, जो किसका काम करते हैं, स्टिमुलस का काम करते हैं। अब स्टिमुलस क्या है समझिएगा, उत्प्रेरक जिसको हम कहते हैं। उत्प्रेरक या स्टिमुलस का मतलब होता है जो आपकी बॉडी को रेस्ट मोड से किस में ले आए, एक्टिव मोड में ले आए। ठीक है, आप जैसे आराम से बैठे हुए थे, बड़े ध्यान से आप किसी चीज पे चिंतन कर रहे थे बहुत ज्यादा, है ना, आपका कोई बिगड़ैल दोस्त आया और आके पीछे से एक लगा दिया, है ना, आपका ध्यान टूटेगा एकदम से। ठीक है, आप एकदम से देखेंगे कि किसने मारा, फिर उसके बाद आपका जो रिस्पॉन्ड होगा उसके लिए, है ना, कोई थप्पड़ खा के मुझे कोई ऐसे मार दे, मैं तो चुप ना बैठूं, मैं तो दो और लगा दूं खींच के, है ना है ना, मैं तो पहले दो मारूंगी, फिर उसके बाद पूछूंगी क्या दिक्कत थी, मारा क्यों, है ना। सीधी सी बात है भैया, ऐसे थोड़े ना पिट लेंगे किसी से भी। ठीक, ऐसे हाथ बहुत जल्दी उठता है मेरा, फिर कोई हाथ लगा के देखो। ठीक, चलिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइमोलॉजी। तो किस स्टिमुलस की वजह से हमारी बॉडी मोशन में आई, तो उसमें एंजाइम काम करेंगे। एंजाइम मतलब हार्मोन्स, प्रोटीन वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो सब काम करेंगे, उसको क्या कहते हैं, एंजाइमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स का, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट पतंगे, चाहे उड़ने वाले हो चाहे रेंगने वाले, उन सब का स्टडी क्या हो गया, एंटोमोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, उभयचारी और सरीसृप, है ना। अब ये सरीसृप तो आप समझ गए, रेप्टाइल। ठीक है, रेप्टाइल जितने भी रेंगने वाले।
ठीक, अब उभयचरी क्या हुए, ये सेगमेंट आएगा अभी पूरा एनिमल फिजियोलॉजी को जो हम पढ़ेंगे उसमें एनिमल फिजियोलॉजी में ये वाला सेगमेंट आपका आएगा, ठीक है। तब उसको उभयचरी आपको समझ में आ जाएगा, जब वो एनिमल किंगडम के बारे में हम बात करेंगे ना उसमें आते हैं, ठीक है। कैरियोलॉजी केंद्रक, न्यूक्लियस का अध्ययन, न्यूरोलॉजी बता दिया है, एनिथ्रोलॉजी, ऑल इसमें सारे आएंगे, उड़ने वाले भी और ना उड़ने वाले भी। उड़ रहे हैं तो क्यों उड़ रहे हैं, नहीं उड़ रहे तो क्यों नहीं उड़ रहे, पंख तो इनके पास भी है, क्यों नहीं उड़ते हैं, है ना, तो वो सारा अध्ययन इसमें आता है। सार्कोलॉजी, सार्को मतलब ऐसे लिखा जाता है, सार्को का मतलब होता है मसल, ठीक है, और उन्हीं मसल्स का अध्ययन क्या होता है, सार्कोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्र, इसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि जो हम बार बार कहते हैं ना हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कुछ हार्मोन बॉडी के बाहर और कुछ हार्मोन बॉडी के अंदर, तो जितने हार्मोन बॉडी के अंदर सिक्रीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी, और जितने बॉडी के बाहर उसको एक्सोक्राइनोलॉजी। उसके एंडो की जगह क्या लगा देते हैं, केवल एक्सो, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। फिर आता है इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो आपको बीमारियों से बचाता, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।